एसएससी एग्जाम में नाकामियों को लेकर एसएससी एस्पिरेंट्स ने छात्र महाआंदोलन का आगाज किया। इस समय मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि हजारों की गिनती में जो एसएससी एस्पिरेंट हैं भारत के अलग अलग कोनों से दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। और पहली बार नहीं, अगस्त के पहले ही दिन देखा गया था कि हजारों जो एसएससी एस्पिरेंट थे वो जंतर मंतर पहुंचते हैं, जहां देखा जाता है बाद में पुलिस उनको उठा लेती है, टीचर्स भी वहां पर पहुंचते हैं। और साफ तौर पर जो एसएससी एस्पिरेंट्स की मांगे हैं कि एसएससी एग्जाम में जो नाकामयाबी हैं, चाहे सेंटर एलोकेशन को लेकर हो, सवाल जवाब में गलतियों को लेकर हो, एग्जाम में देरी को लेकर हो, और एग्जाम सेंटर में जो मिसमैनेजमेंट को लेकर, जो बहुत सारे इश्यूज को लेकर जो एसएससी एस्पिरेंट हैं पिछले एक महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ एसएससी के टीचर्स भी जुड़ चुके हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं। तो सर, फिर आपको आना पड़ा, फिर प्रोटेस्ट शुरू करना पड़ा। पहले भी एसएससी एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, देखा गया था अगस्त में जंतर मंतर, जहां ब्रुटैलिटी भी देखी गई। पुलिस ने एसएससी एस्पिरेंट्स को उठाया भी, टीचर्स को भी उठाया। फिर देखा गया एसएससी से आपकी बातचीत भी शुरू होती है, आश्वासन भी दिया जाता है। फिर रामलीला मैदान आने का कारण? हमारी जो बातचीत हुई थी जब 31 जुलाई को हम लोगों ने सारे टीचर्स ने मिलके जो पहली आवाज उठाई थी वो टीचर्स ने मिलके उठाई थी। अब जो आज उठाई है वो बच्चे मिलकर उठा रहे हैं। उस टाइम पे हमने पहले बच्चों को आगे नहीं किया, हमने बोला कि हम लोग बात करते हैं। जितने भी इशू है ना, वो बहुत सारे इशू थे, तो वो एक एक करके बताए नहीं जा सकते। हमने बोला कि हम पहले डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे और वहाँ पे मीटिंग करके हम सारे मुद्दों को उठाएंगे, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो। तो हम जब 31 जुलाई को गए तो आपने देखा कि उन लोगों ने मतलब उस चीज़ को थोड़ा अलग एंगल दे दिया और हम लोगों पे एफआईआर हो गई, मेरे पे एफआईआर हो गई और बाकी टीचर्स पे भी एफआईआर हो गई। लेकिन उसके बाद फिर हम जब 4 तारीख को मिलके आए तो उस वक्त हमें ये लग रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये आश्वासन दिया गया था कि अब जो दिक्कतें, पहले तो उन्होंने बोला कि आप हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स बताइए, सॉल्यूशन हम देंगे। वरना हमने सबसे पहले जाती पहला पॉइंट रखा था कि जो ये नया वेंडर है वो पूरी तरह फेल हो गया है। तो उन्होंने बोला आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कौन पेपर करा रहा है कौन नहीं, आप ये बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो हमने सारी प्रॉब्लम बताई A to Z। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, अब ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और 4 तारीख को हम मिले, 6 तारीख से फिर स्टेनो का पेपर स्टार्ट हो गया, सेम प्रॉब्लम रिपीट होने लग गई। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो सकती, आप इतनी जल्दी सेंटर अच्छे नहीं कर सकते, क्योंकि मेन जो कोर प्रॉब्लम है वो सेंटर है। क्योंकि सेंटर पे इशू हो रहे हैं, जो भी धांधलेबाजी हो रही है वो सेंटर पे ही हो रही है। अगर सेंटर इतनी दूर दूर पड़ेंगे और उसके बाद भी बच्चे पहुंचते हैं और वहां पे अगर ये कैंसिल कर देंगे एग्जाम, तो वो अगर आपको सही भी करना है तो 2 दिन में नहीं होगा। तो स्टेनो का पेपर हो गया, तो दोबारा से वो सारी प्रॉब्लम रिपीट हुई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ठीक है, जो हमारा पहला पेपर हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का, उसके हम देखेंगे कि 50-60 हजार बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनका री एग्जाम करा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बोला वो कैसे पता लगाओगे आप? इन्होंने बोला हम देख लेंगे, हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हम पता लगा लेंगे किस किस के पेपर में दिक्कत हुई थी। लेकिन उसमें भी ये फेल हो गए, क्योंकि जब ये अब दोबारा रिकंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम, उस एग्जाम्स में जिन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है उनका एग्जाम हो गया, और जिनकी दिक्कत है वो वहीं की वहीं है। वो कह रहे हैं सर हमारा तो री एग्जाम हुआ नहीं है। और अब स्टेनो की आ गई है, मैं आपको पूरा लूपहोल बता रहा हूँ। जो स्टेनो की आ गई है उसमें फिर से वही प्रॉब्लम है, और यहाँ तक कि आप ये देख लो पेपर में इतने इशू आए हैं कि की में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सीधे सीधे, कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये सारी चीजें। बच्चे किसी भी वेंडर से नहीं डरते, बच्चों को बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको एक इंफ्रा भी चाहिए। वो चाहते हैं कि आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछो, मुश्किल पूछो, कुछ भी पूछो, लेकिन एक माहौल तो दो, तभी तो वो पास करेंगे। और वो ये भी नहीं चाहते कि कोई भी अगर ऐसी न्यूज आ रही है इधर उधर से, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई यहाँ पे चीटिंग हो रही है, यहाँ पे चीटिंग। तो जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें ये इस टाइप की न्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो चाहते भी नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जो भी गरीब घर का बच्चा है वो उसको पता है कि कोई धांधलेबाजी नहीं होगी और उसकी जॉब लगनी चाहिए। तो मेन इशू ये है, तो इसलिए अब स्टूडेंट्स को आना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो आज हमने सब स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और वो ये पॉइंट रख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं। कोर लेवल पे सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा इनको टाइम लेके नया वेंडर लाना चाहिए और जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेन है। तो पहले जैसे उन्होंने बताया कि पहले का जो प्रोटेस्ट था जब अगस्त के स्टार्टिंग में देखा गया, वो तो बुलाया गया था टीचर्स की तरफ से, अब ये स्टूडेंट्स की तरफ से, तभी इसका नाम छात्र महाआंदोलन रखा गया है। पर कब तक चलेगा छात्र महाआंदोलन? ये 1 दिन का है, लंबा चलेगा जब तक आपकी देखो अभी इस बार तो स्टूडेंट को इस हिसाब से बुलाया गया कि आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार इस बात को समझ ही नहीं पा रही है, एसएससी इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है। अभी जैसे सर ने भी आपको बताया कि लूप फॉल कहां से कहां तक चल रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स का है, जैसे मान लो अभी 60,000 बच्चों को इन्होंने दोबारा से बोला कि भाई रिकंडक्ट, हम दोबारा से एग्जाम कराएंगे। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग इतने मतलब किस तरीके से इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं।
कि अगर मान लीजिए किसी सेंटर पर, मैं बोलता हूँ कि क्लासरूम के अंदर मान लो 5 बच्चों का अगर मान लो कि पेपर देते देते मान लो कंप्यूटर बंद हो गया, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया होगा। उस ऑब्जेक्शन की वजह से उस क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो भी 40-50 बच्चे उस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो एनवायरमेंट खराब नहीं हुआ? क्या उन बच्चों को इंपैक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है भाई, आप लोगों को वहां पर एक मिनट के अंदर पूरी गेम पलट जाती है, यहाँ तो पूरा बच्चा खराब हो जाएगा। तो 60,000 बच्चों कौन से यंत्र से इन लोगों ने पता लगा लिया कि यही 60,000 बच्चे हैं कि जिनका एग्जाम खराब हुआ है? पहली बात तो ये तो बिल्कुल गलत है कि डिमांड यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है वो दोबारा से रिकंडक्ट हो, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम से बिल्कुल एकदम क्रोनोलॉजिकल तरीके से सारे के सारे एग्जाम को कराया जाए। और इस बार जो स्टूडेंट आए हुए हैं वो तभी यहाँ से जाएंगे जब सारी डिमांड, यानी कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जहाँ से इन्होंने एसएससी ने 2025 के एग्जाम स्टार्ट किए हैं, यहाँ से ये एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा से सही तरीके से हो। और जो वेंडर है ये तो पूरी तरह का फेल हो चुका है, इसमें तो बस यही बात है कि पर्दा डालने वाली बात है, लेकिन ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा वेंडर है, हमारे पास भी लाखों फॉलोवर हैं, सर के पास भी लाखों फॉलोवर हैं। ये एक ऐसा वेंडर है जिसके ऑप्शन में पहले से ही आंसर टिक होता है। तो कोई बच्चा जब पेपर में बैठता है तो ऑप्शन को टिक करने जाएगा कि पहले से सोचेगा कि आंसर आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है सर कि रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि अगर इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहा है तो उसमें मैथ से क्वेश्चन आए। सर मैं एक मैथ्स का क्वेश्चन था उसमें, और रीजनिंग के ऑप्शन डाल रखे थे। बताइए जब ऑप्शन कैसे देखेगा? मतलब सबसे बड़ी बात है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, सबसे बड़ा फेलियर उस समय होता है कि चलो आपने तैयारी करी लेकिन ऑप्शन ही गलत है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस एक चीज बनती है, ठीक है, मान लिया कि ऑप्शन गलत दिया, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन में रीजनिंग देना, एजुकेटिव सर छोटी छोटी चीजों को नहीं करा पा रहा है तो कैसे सीजीएल करा सकता है जहां पर इंस्पेक्टर बनता है, जहां के बच्चों का भविष्य होता है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। अब टीसीएस में कुछ गलतियां थी, मान लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि एडुकेटी ने 2022 में 2020 में एमपी में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद भी इन्होंने दोबारा उसी को दिया गया एग्जाम एजेंसी की, इनको क्यों दोबारा एग्जाम करवाया जाए? और इनके पास अभी इतना इंफ्रा है नहीं कि ये पूरे इतने सारे बच्चों को एक साथ करवा पाए। और क्वेश्चन बनाने की अलग समस्याएं हैं, क्वेश्चन में रीजनिंग में हिंदी डाल दे रहे हैं, हिंदी में ऑप्शन में बदला, गणित का ऑप्शन में आ गया है। मतलब अलग अलग तरीके से बहुत तरीके से समस्या है। मेन डिमांड है या तो एडुकेटी को हटाएं या फिर एडुकेटी के अंदर रिफॉर्म लाएं। दैट्स इट। अब सबसे बड़ी बात सर एक चीज कहना चाहूंगा, तो वेंडर को बदलने को लेकर हमारे साथ यहाँ एसएससी के शिक्षक इकट्ठे हुए थे, जो इनकी बड़ी मांग है। क्योंकि एसएससी एग्जाम में देखा जा रहा है बहुत सारी जो शिक्षक और विद्यार्थियों का कहना है धांधलियां हैं, चाहे प्रश्न पत्र हो और चाहे एलोकेशन ऑफ सेंटर हो, और साथ ही मिसमैनेजमेंट देखी जाती है सेंटरों में। कभी माउस नहीं चलता, कभी कंप्यूटर स्क्रीन नहीं चलती, और जिसका सारा ठीकरा विद्यार्थियों पर फोड़ा जाता है। पर वहीं इस समय मैं रामलीला मैदान की 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एक तो उस तरफ जहां आप देख सकते हैं कि हजारों जो विद्यार्थी हैं भारी संख्या में भारत भर से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सब एसएससी एस्पिरेंट्स हैं। एसएससी एस्पिरेंट्स का ये महाआंदोलन है क्योंकि इससे पहले जंतर मंतर में भी विद्यार्थी और टीचर्स ने महाआंदोलन बुलाया था, और आज फिर रामलीला मैदान में यहाँ पर विद्यार्थी और साथ ही जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं दूर तक आपको एसएससी के विद्यार्थी नजर आएंगे और हाथ में उन्होंने पोस्टर पकड़ रखे हैं कि वादा नहीं, रोजगार दो। एक एक बच्चे ने हाथ में देख सकते हैं पोस्टर पकड़ रखे हैं, ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। तो साफ तौर पर विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, वो रामलीला मैदान से मस नहीं होने वाला। और वहीं दूसरी तस्वीर में आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मंच यहाँ रामलीला मैदान पर बनाया गया है, जहाँ एसएससी के एजुकेटर बैठे हैं और देश भर से एसएससी के एजुकेटर यहाँ पर आए हैं अपनी मांगे रखने के लिए, ताकि जो विद्यार्थियों की आवाज है वो बुलंद हो सके। इतने छात्र आए, क्यों आए हैं? और जो टीचर्स हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं इतना, और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर। तो सर मैं यही मेरा निवेदन है जो एसएससी के चेयरमैन है, प्लीज टेंडर को चेंज किया जाए। मांगे हैं सबसे पहले तो एडिक्विटी को हटाओ, और हमारा मांग केवल एसएससी, रेलवे, बैंक से नहीं, हमारा मांग पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने से है। पूरा एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट है, ना तो टीचिंग की वैकेंसीज आती हैं, ना एसएससी की रेगुलरली आएंगी, बैंकिंग की नहीं आएंगी। भाई तुम बता दो हमें कि 5 वर्षीय योजना है, हम 4 साल तक प्राइवेट कर लेंगे, 1 साल आ जाएंगे तैयारी करने के लिए। ना माउस देते हैं ढंग का, ना कीबोर्ड है, ना पीसी है, ना सर्वर है, ना तुम्हारे इन्विजिलेशन स्टाफ ढंग का है। हम इसके लिए लड़ लेंगे, हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ लें, ये बता दे हमें सरकार, वही कर लेंगे हम। गोरखपुर से आप इतनी दूर से आई हैं जी 31 को भी आए थे, हम 1 को भी आए थे, आज भी आए हैं और आएंगे भी, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ने वाला। सरकार बहरी हो चुकी है, पर ना हम गूंगे हैं ना बहरे। हम आएंगे और अपने हक की लड़ाई पीसफुली प्रोटेस्ट करके लेके जाएंगे। 10 मिनट में आप देख लो, क्या एक सेक्शन तो उसका गया, कौन जाएगा? कोई नहीं जानता ये। और इतने दूर दूर पे अंडमान निकोबार ये लोग देते हैं, बताओ, सेंटर भेज देते हैं ये लोग।
और वहाँ पे सुविधाएं भी नहीं सुबह कोई ये कुछ भी अनुच्छेद के अनुसार करें तो 19, 20, 21, 22 अगर ये चारों अगर किसके तहत आते हैं, अगर हम लोग गलत हैं, देशद्रोही हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्यों साफ साफ अपना मना कर दो। और मैं धर्मेंद्र प्रधान से ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ तक पहुँचे हो तो कम से कम ये 4 धाराएं अगर आपने पढ़ी हैं, 4 अनुच्छेद आपने पढ़े, तो हम लोगों को क्या मतलब हुआ। हाँ, कि कभी पेन नहीं मिलता तो कभी लेट पहुंचा जाता है 1-2 मिनट के लिए, कहीं क्या होता है, कहीं 6 से 7 किलो मतलब मीटर वहाँ सेंटर दे दिया था, क्या मतलब निकलेगा आप हमारा बताएं।